दीपपुर नामक गांव के जंगल में एक बस्ती बसा हुआ था। वो बस्ती आदिवासियों की बस्ती थी। उसी बस्ती में माला नाम की एक लड़की रहती थी। माला बहुत ही समझदार थी। उसे सभी चीजों के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा रहती थी। पिताजी, एक बात बताइए, हमारे बस्ती में कोई और क्यों नहीं आता है? बेटा, ये हमारी बस्ती है और हमारी बस्ती में आने से पहले सभी को हमारी इजाजत की जरूरत पड़ती है और हम कभी किसी बाहर वालों को अपनी बस्ती में आने की इजाजत नहीं देते। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। मैं कई दिनों से यही सोच रही थी। चलो आज लकड़ियाँ काटने अपने साथ लेकर चलता हूँ तुम्हें। जी पिताजी, ठीक है। माला अपने पिताजी के साथ लकड़ियाँ काटने चली जाती है और रास्ते भर वो अपने पिताजी से सवाल करती जा रही थी। एक बार गांव में जनगणना करने लोग आते हैं। वो माला की बस्ती में भी आते हैं। जनगणना करने आए लोगों को बस्ती के अंदर आने की अनुमति मिल जाती है। पिताजी, ये सब कौन है? ये जनगणना करने आए हैं। हमारी बस्ती में कितने लोग रहते हैं इसकी जानकारी लेने आए हैं। माला लगातार अपने पिताजी से सवाल कर रही थी। ये देख जनगणना करने आई एक महिला कहती है, ये बच्ची तो बहुत समझदार है। इतनी सी उम्र से ही इसे सब कुछ जानने की इच्छा है। हाँ मैडम जी, इसे सब कुछ जानने की उत्सुकता रहती है। मैं तो इसे पढ़ाना चाहता हूँ, मगर कहाँ पढ़ाऊँ, कुछ समझ नहीं आता। वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है, अरे तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते? इसे किसी हॉस्टल में रख कर पढ़ाओ। नहीं नहीं सर, इतने पैसे कहाँ मेरे पास हैं जिससे हॉस्टल में रखकर पढ़ाओ। यहीं पास में ही एक स्कूल है, पहाड़ के पीछे। अगर तुम चाहो तो माला को वहीं भेजकर पढ़ाओ। वहाँ तो ज्यादा पैसे भी नहीं लगते। जी ठीक है। माला का पिता माला को पहाड़ के पास वाले स्कूल में भेजने लगता है। स्कूल में सभी बच्चे साफ कपड़े, जूते, वाटर बॉटल और बैग के साथ दिख रहे थे, मगर माला के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। जंगल से आने की वजह से उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। अरे इसे देखो तो जरा, कैसी लग रही है? कितने गंदे कपड़े हैं इसके। छी छी, इसके साथ कोई भी मत बैठो। कोई भी माला के साथ नहीं बैठता है। माला अकेली ही बैठती है। स्कूल में सभी उसे जंगली जंगली कहकर पुकारा करते थे, मगर माला अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करती थी और उनकी बातों को नहीं सुनती थी। माला, तुम पढ़ने में बहुत अच्छी हो, ऐसे ही पढ़ते रहो। देखना आगे चलकर तुम बहुत अच्छा करोगे। सभी टीचर माला को पसंद किया करते थे, मगर प्रदीप नाम का एक टीचर माला को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसकी वजह ये थी कि माला बाकी बच्चों की तरह अमीर नहीं थी और साफ सुथरे कपड़े पहनकर नहीं आती थी। एक दिन माला अकेली क्लास में बैठकर पढ़ रही थी। तभी लता नाम की एक लड़की माला के पास आती है। माला, क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, क्यों नहीं, बताओ क्या करना है? माला, मुझे ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम मुझे समझा दोगी? हाँ हाँ, अभी समझा देती हूँ। माला लता को समझा देती है। धीरे धीरे माला और लता की अच्छी दोस्ती हो जाती है। स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला था। एनुअल फंक्शन में फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी होने वाला था। सभी बच्चे उसमें शामिल हो रहे थे। माला भी उसमें शामिल होना चाहती थी, इसलिए वो अपना नाम भी लिखवाने आती है। वहाँ वही प्रदीप सर बैठे थे, जो माला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। सर, मुझे भी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में शामिल होना है, आप मेरा नाम भी लिख दीजिए। वहाँ पहले से ही कुछ बच्चे भी खड़े थे। वो ये सुनकर बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं और प्रदीप सर भी सभी बच्चों के साथ हंसने लगते हैं। तुम कंपटीशन में क्या करोगी? तुम जैसी जंगलियों का यहाँ क्या काम है? जाओ जाओ और आराम से बैठकर सभी को देखना। सारे बच्चे भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देख माला बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है, पहले तो सिर्फ ये लोग मुझे चिढ़ाते थे तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, मगर अब तो सर भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। माला दुखी होकर वापस घर आने लगती है। तभी उसकी नजर एक बेर के पेड़ के ऊपर पड़ती है। उस बेर के पेड़ पर 2 चप्पल लटके हुए थे।
बेर के पेड़ पर चप्पल लटकी हुई है। रुको, अभी नीचे उतारती हूँ और साथ ही कुछ बेर भी तोड़ लूंगी। माला वो चप्पल पेड़ से नीचे उतार लेती है और कुछ बेर भी तोड़कर खा लेती है। आज तक कभी माला ने चप्पल नहीं पहना था। वो उल्टा ही चप्पल पहनकर आगे बढ़ने लगती है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वो चप्पल खुद ही सही हो जाता है। दाएं पैर का चप्पल दाएं में आ जाता है और बाएं पैर का चप्पल बाएं में आ जाता है। हर रोज माला को बहुत देर हो जाती थी घर पहुंचने में, लेकिन चप्पल पहनने की वजह से माला तुरंत ही घर पहुंच जाती। आज कुछ तो अलग हो रहा है। जब मैं चप्पल नहीं पहनती थी तब तो मुझे बहुत देरी हो जाती थी घर पहुंचने में, और आज इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई? माला उस चप्पल के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताती है। अगले दिन माला जल्दी जल्दी चल रही थी, तब भी चप्पल माला को हवा में उड़ाने लगता है और बहुत जल्दी ही उसे स्कूल में पहुंचा देता है। ये सब देख माला को पता चल जाता है कि ये जरूर जादुई चप्पल है। मैं सही ही सोच रही थी, ये सब इस जादुई चप्पल का ही कमाल है। इस तरह माला जो भी मांगती वो जादुई चप्पल दे दिया करता था। माला और उस चप्पल की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब माला के पास वो सब कुछ था जो कि बाकी बच्चों के पास था। वाह माला, क्या बात है। आजकल तो लगता है तुम्हारे पिताजी की लॉटरी लग गई है। तुम्हारे पास तो बहुत खूबसूरत और नई नई चीजें हैं। तुम लोगों को इससे क्या मतलब? तुम लोग जाओ यहाँ से। अरे माला, गुस्सा क्यों होती हो? हम सभी तो तुम्हारे दोस्त बनने आए हैं। अच्छा, तुम सभी मेरे दोस्त बनना चाहते हो? चलो फिर ठीक है। माला उन सब से दोस्ती कर लेती है। एक दिन माला का एक दोस्त माला से कहता है, अरे माला, ये बताओ, तुम्हारे पास तो सारी नई नई चीजें हैं, फिर ये पुरानी चप्पल क्यों पहनती हो? ये तुम पर बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तुम कोई नया जूता खरीद लो ना। हाँ, ये बात तो सही कह रहा है। जब मैं सभी नई चीजें पहन रही हूँ तो इस पुरानी चप्पल को पहनने की कोई जरूरत ही नहीं। माला जूते की दुकान पर जाकर नए जूते खरीद लेती है और जादुई चप्पल को कचरे के ढेर में फेंक देती है। जैसे ही माला उस जादुई चप्पल को लेकर चली जाती है, वहाँ माला के दोस्त आ जाते हैं। हमने बिल्कुल सही से उसको उकसाया है। देखो, अब उसकी वजह से हमें भी जादुई चप्पल को इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। सबसे पहले मैंने ही उसे जादुई चप्पल से उड़कर स्कूल आते हुए देखा था और फिर क्लास में नई पेंसिल मंगवाते भी देखा था। इसीलिए इस पर सबसे पहले मेरा हक है। एक काम करते हैं, 2-2 दिन करके सभी इस जादुई चप्पल को अपने पास रखेंगे। ये बात सभी मान जाते हैं। माला जिस जूते को खरीद कर ले गई थी वो एक आम जूता था और उसकी मदद से माला को कुछ भी नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वो सोचती थी वो जादुई चप्पल ही अच्छा था। लगता है मैंने अपने दोस्तों की बातें सुनकर बहुत गलत किया है। अपनी गलती मानकर माला कचरे के ढेर के पास आती है। वहाँ चप्पल ना मिलने पर उसी पेड़ के पास आती है जहाँ से उसे चप्पल मिले थे। वहाँ आने के बाद वो देखती है चप्पल के साथ उसके चारों दोस्त भी लटके हुए हैं। चप्पल माला को देखकर कहता है, जब तुम्हारे पास कोई भी दोस्त नहीं था तब मैं तुम्हारा दोस्त था। तुम्हें जो भी चाहिए होता था वो सब मैं तुम्हें देता था और तुमने मुझे इसकी बात सुनकर फेंक दिया। माला के दोस्त जादुई चप्पल का इस्तेमाल अपने ऐशो आराम के लिए करना चाह रहे थे, लेकिन जादुई चप्पल उन्हें कुछ भी नहीं देता था। आगे से मैं तुम्हारी भी मदद नहीं करूँगा और अब से मेरी सारी जादू खत्म हो चुकी है। अब मैं भी मामूली चप्पल बन गया हूँ। ये सुन माला बहुत जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। कोई बात नहीं, अगर तुम जादू ना भी करो तब भी मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगी। चप्पल उन सभी बच्चों को छोड़ देता है। माला उस चप्पल को हमेशा के लिए अपने पास रख लेती है और मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। रमन अपनी दादी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वह कक्षा 7 में पढ़ता था। सिलाई करके उसकी दादी अपना और रमन का पेट भरती थी। एक दिन रमन स्कूल में खेल रहा था, तभी उसका दोस्त अशोक ताना देते हुए, अरे रमन, तू तो बहुत गरीब है,
तुम्हारे पास तो खाने के भी पैसे नहीं है। पता है, पापा ने मेरे को नई साइकिल ला कर दिया है और वो बहुत अच्छी चलती है, पर तू तो साइकिल के बारे में सोच भी नहीं सकता क्योंकि तेरे पास तो पापा ही नहीं है। इसीलिए रमन का मन उदास हो जाता है और वह घर आ जाता है। दादी माँ, मेरे पापा कहाँ चले गए? अगर वो होते तो वो मुझे साइकिल ला कर देते। बेटा, तेरे पापा बहुत अच्छे थे और अच्छे लोगों को भगवान अपने पास बुला लिया करते हैं। दादी माँ, अशोक ना मुझे साइकिल के बारे में चिढ़ा रहा था। हमारे पास साइकिल ही नहीं है। तू बड़ा हो जाएगा और मेहनत करके कमाएगा तो तू साइकिल ले सकता है। रमन उदास होकर बैठ जाता है। उसी रात तेज बारिश होती है और उसकी छत टपकने लगती है। रमन देख, छत टपक रही है। अब तो हमारा इस झोपड़ी में गुजारा ही नहीं हो पा रहा है। हम बारिश से झोपड़ी में भी नहीं बच सकते। तू यहाँ पर रुक, मैं ऊपर झोपड़ी की छत सही करके आती हूँ। और रमन की दादी छत ठीक करने चली जाती है, जिसकी वजह से वह बीमार हो जाता है। दादी माँ, आपकी तबीयत खराब है, मैं डॉक्टर से दवाई लेकर आता हूँ, आप यहीं रुकना। नहीं रमन, बहुत तेज बारिश हो रही है और अगर तुम जाओगे तो तुम भीगकर बीमार हो जाओगे। नहीं, अभी रहने दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। रमन पास में रह रहे अशोक से साइकिल मांगने के लिए चल पड़ता है और अशोक के घर जाता है। अशोक, क्या हुआ? इतनी रात को मुझे क्यों बुला रहा है, और वो भी इतनी बारिश में? अशोक, मुझे तू अपनी थोड़ी देर के लिए साइकिल दे दे। मेरी दादी की तबीयत खराब है। मैं पास के गांव से डॉक्टर को लेकर आता हूँ, फिर मैं तेरी साइकिल वापस कर दूंगा। अरे, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? मैं अपनी साइकिल तुझे क्यों दूं? बारिश में भिगोने से वो खराब भी हो जाएगी और तुझे तो साइकिल चलानी भी नहीं आती। रमन अपना मायूस मुंह लेकर घर वापस लौट आता है। उसे कूड़े के ढेर में से कुछ साइकिल का टूटा फूटा सामान बिखरा हुआ दिखता है। अरे, ये क्या? साइकिल का टूटा फूटा सामान इस कूड़े में पड़ा है, और ऐसी बारिश में तो मुझे डॉक्टर को भी लेकर आना है। क्यों ना मैं इस सामान के ऊपर एक साइकिल बना लूं, जिससे पास के गांव में जाने में आसानी होगी। रमन कूड़े के ढेर में पड़े साइकिल के पुर्जों से टूटी हुई साइकिल बनाता है और उस पर बैठकर उसे चलाने लगता है। साइकिल लेकर घर पहुंचता है और दादी से कहता है, दादी माँ, मुझे एक पुरानी साइकिल मिल गई है। मैं अभी आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ, उससे तुम ठीक हो जाओगी। और घर से निकल जाता है। थोड़ी देर में रमन डॉक्टर से दादी माँ के लिए दवाइयाँ लेकर आता है। रमन, तुम दवाई किसमें रख कर लेकर आए हो और तुम कैसे गए थे? दादी माँ, मैं दवाई जेब में लेकर आया हूँ और साइकिल पर गया था। पर यह कैसे हो सकता है? क्या हुआ माँ? यह दवाई भीगी ही नहीं, तुम भी नहीं भीगे और बाहर तो इतनी तेज बारिश है। रमन सोचने लगता है और कहता है, दादी माँ, आप फिक्र मत करो, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। आप ये दवाई लेकर आराम करो, नहीं तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। दादी माँ अंदर आराम करने चली जाती है। रमन साइकिल पर लगी कीचड़ को साफ करते करते सोचता है कि काश उसके पापा होते तो कितना अच्छा होता, फिर उन्हें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होती। तभी दरवाजे पर से किसी की आहट आती है। रमन दरवाजा खोलकर देखता है तो उसके पापा सामने खड़े थे। पापा, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? आपको पता है मैं आपको कितना याद कर रहा था। आवाज सुनकर दादी भी वहाँ पहुँच जाती है और उसको गले से लगा लेती है। बेटा, तुम यहाँ कैसे? पता नहीं माँ, मैं यहाँ कैसे आ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज मुझे यहाँ खींच कर ले आई है। माँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता। अलमारी में कुछ पैसे रखे हैं जो तुम्हारी काम आएंगे। अपना और रमन का ख्याल रखना। और वहाँ गायब हो जाता है। रमन, तुम्हारे पापा अचानक से कैसे यहाँ आ गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये जो अलमारी में पैसे रखे हैं, इन्हें हम कैसे उपयोग में लाएं कि हम उनसे कुछ काम कर सके और बड़े पैसे कमा सकें। माँ, आप चिंता ना करें, मैं उनसे कुछ सब्जियाँ लेकर आऊंगा और मेरे पास साइकिल है। मैं सब्जी उस साइकिल पर रखकर बेच भी दिया करूंगा, जिससे हम कुछ पैसे कमा सकेंगे। रमन उन पैसों में से कुछ सब्जियां लाता है और साइकिल भी ठीक कराता है, जिससे वह सब्जी बेचना शुरू कर देता है। तभी उसको एहसास होता है कि साइकिल टूटी होने के बावजूद भी बहुत तेज चल रही है। अरे, ये क्या? मैंने तो अभी तक एक पेडल भी नहीं मारा था और ये साइकिल मुझे इतनी दूर ले आई। ये कैसे हो सकता है? कहीं ये साइकिल कोई जादुई साइकिल तो नहीं?
और वह दोबारा पेडल मारता है तो साइकिल इतनी तेज चलती है जैसे वह हवा से बातें कर रही हो। अरे ये साइकिल तो एक जादुई साइकिल निकली, और घर जाकर अपनी दादी माँ को सारी बात बताता हूँ। तू पागल हो गया है क्या? साइकिल भी जादुई होती है क्या? माँ, ये साइकिल जादुई है। अगर यह जादुई है तो उड़ कर दिखा। रमन साइकिल को उड़ने के लिए कहता है और वह उड़ जाता है आसमान में। यह नजारा गांव के सभी लोग देख रहे थे और तालियां बजा रहे थे। रमन उनको हवा में उड़ाकर साइकिल के कारनामे दिखाता है और उनसे पैसे कमाता है। आसमान के रास्ते में भी गांव वालों के सारे काम भी कर दिया करता था, जिससे गांव वाले उससे बहुत खुश होते थे। इस पर अशोक इन सब बातों से खुश नहीं था। अरे रमन के चर्चे तो पूरे गांव में हो रहे हैं। इस साइकिल की वजह से आजकल इस रमन के भाव इतनी बढ़ गया है। मैं ये होने नहीं दे सकता, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। क्यों ना मैं इसकी साइकिल ही तोड़ दूं। ना रहेगी साइकिल और ना रहेगा रमन का नाम। इस साइकिल की वजह से ही तो रमन चर्चे में है। एक रात अशोक रमन की साइकिल चुराने के लिए उसके घर पहुंचता है और उसे उठा लेता है। इस साइकिल को अगर मैं यहाँ तोड़ूंगा तो रमन को पता चल जाएगा। इसको पास के जंगल में लेकर जाऊंगा और वहाँ तोड़ दूंगा। और अशोक रमन की साइकिल लेकर जंगल की ओर चल पड़ता है। अशोक जितना उस साइकिल को तोड़ता है वह अपने जादू की वजह से जुड़ जाती है। वह उसको जलाने की भी कोशिश करता है, पर साइकिल जलते जलते बुझ जाती है और फिर अपने रूप में आ जाती है। अरे ये तो बड़ी अद्भुत साइकिल है। इसको जितना तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ ये फिर जुड़ जाती है। एक काम करता हूँ, इसके ऊपर बैठकर मैं इसको ठोक देता हूँ, जिससे ये साइकिल बिखर जाएगा। अशोक जैसे ही साइकिल पर बैठता है साइकिल तेज घूमने लगती है और अशोक उस पर से उतरने की कोशिश करता है, पर नाकाम रहता है। अरे ये साइकिल क्या कर रही है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पर साइकिल नहीं रुकती और उसको हवा में ले जाती है। वहाँ से साइकिल अशोक को उल्टा कर देती है, जिससे अशोक बहुत डर जाता है। अरे साइकिल, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। मुझे छोड़ दो, आगे से ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। पर साइकिल उसको नहीं छोड़ती और उसको तेज घुमाती है। कभी हवा में लटकाती है, कभी जमीन पर पटकती है और साइकिल अशोक को रमन के दरवाजे पर ले जाकर छोड़ देती है। रमन, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, अपनी साइकिल से मुझे बचाओ। रमन घर से बाहर आकर देखता है तो साइकिल उसको बहुत तेज घुमा रही होती है। रमन, मैंने लालच में आकर तुम्हें उल्टा सीधा कहा और तुम्हारी साइकिल को भी चुराने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो, ये साइकिल मेरी जान ले लेगी। रमन प्लीज मेरी मदद करो, मुझे इस साइकिल से बचा लो। साइकिल साइकिल, अशोक को अपनी गलती का एहसास हो गया है, उसे माफ कर दो। और साइकिल शांत हो जाती है। रमन और अशोक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और रमन साइकिल से अपनी सब्जी बेचने का काम करता है और दूसरों की मदद करता है। एक अनाथ आश्रम में रवि और राज बहुत सारे बच्चों के साथ रहता था। अनाथ आश्रम का वार्डन हीरालाल और उसी अनाथ आश्रम का एक बड़ा लड़का जॉन, ये दोनों रवि और राज से बहुत सारे काम करवाते और इन दोनों को बहुत परेशान करते रहते थे। एक बार रवि और राज अपने कमरे में खेलते हुए बात कर रहे थे। राज, हम दोनों अपने माँ बाप को कभी नहीं देखे हैं। हाँ यार, कभी नहीं देखे हैं। कैसे दिखते होंगे हमारे माँ बाबा? बिल्कुल हमारी तरह दिखते होंगे। कितना अच्छा होता ना हम दोनों अपने परिवार के साथ रहते। हाँ, दूसरे बच्चों की तरह हम लोग भी काम नहीं करते, स्कूल जाते, खेलने के लिए हमारे पास खिलौने होते। जॉन उन दोनों के कमरे की तरफ से जा रहा था। उन दोनों की बातें सुनने के बाद जॉन उनके कमरे में चला जाता है। क्या बात हो रही है? कुछ नहीं, तुम दोनों का बहुत गपशप हो गया है। अब चलो और काम कर लो थोड़ा। अब हमने सारा काम खत्म कर दिया है। अच्छा, सारे काम खत्म कर दिए? मेरा रूम बहुत गंदा है, कपड़े भी बहुत गंदे हैं, उसको कौन धोएगा? अभी आते हैं। रवि और राज जॉन के कमरे में जाकर उनका कपड़ा धोने लगते हैं और तभी वार्डन वहाँ पर आता है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कब से मैं तुम दोनों को ढूंढ रहा हूँ। सर, हम यहाँ जॉन के कपड़े धो रहे हैं। अच्छा, और मेरा कपड़ा गंदा है, उसको कौन धोएगा?
तुम दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुरंत 5 मिनट में मेरे कमरे में आओ और मेरे गंदे कपड़े धो दो। ठीक है सर। रवि और राज हीरालाल के कमरे में जाकर कपड़े धोने लगते हैं और आपस में बात करते हैं। यार, ये कैसी जिंदगी है जहाँ हमें हमेशा काम करना पड़ता है। हम कर भी क्या सकते हैं? अगर काम नहीं करेंगे तो मार मिलेगी और खाना भी नहीं मिलेगा। माँ, बाबा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? देखो, हमें कितना काम करना पड़ता है। एक दिन रवि और राज सुबह खेल रहे थे, तभी वहाँ वार्डन हीरालाल आता है। अरे सुनो, सामान रखने हैं और जगह नहीं है। तुम दोनों स्टोर रूम जाओ और उसे अच्छे से साफ करो। अच्छे से साफ नहीं हुआ तो तुम दोनों के खाना 1 दिन के लिए बंद हो जाएंगे। नहीं नहीं सर, हम लोग अभी जा रहे हैं और बहुत अच्छे से साफ कर देंगे। रवि और राज दौड़ के स्टोर रूम में जाते हैं और साफ करने लगते हैं। तभी उन दोनों की नजर एक छोटी सी ढोल पर पड़ती है जो टूटी होती है। रवि, देखना वो क्या है? राज, ये तो एक ढोल है। हाँ, ये तो ढोल है लेकिन टूटी है। तो क्या हुआ? ठीक कर देंगे इसे। दोनों जन ढोल को अपने कमरे में ले जाते हैं और ठीक करने के बाद देखो, ये ढोल ठीक हो गया। हाँ, ठीक तो हो गया, लेकिन बहुत जोर की भूख लगी है। एक चॉकलेट मिल जाता तो थोड़ी भूख मिट जाती। हाँ रवि। अरे ये देख, चॉकलेट। लेकिन इसे रखा किसने? किसी ने भी रखा हो, तुम खाओ ना। ठीक है, अभी खा लेता हूँ। रवि, मैंने आज तक समोसे नहीं खाए। उसका स्वाद कैसा है ये भी मुझे नहीं पता। कोई लाके देता ना, भूख भी बहुत लगी है। राज, ये देख, समोसे। अरे रवि, ये कहाँ से आया? यहाँ तो नहीं था। पहले तुम खाओ इसे। वाह, समोसे बहुत स्वादिष्ट हैं। रवि और राज को अभी तक पता नहीं था कि ढोल कोई साधारण ढोल नहीं बल्कि एक जादुई ढोल है, और फिर आपस में बात करने लगते हैं। ये सब कैसे हो रहा है? राज, जब भी हम लोग कुछ मांगते हैं और तुम ढोल बजाते हो तो वो चीज हमें मिल जाती है। कहीं ये ढोल में जादू तो नहीं है? पता नहीं, एक बार आजमा कर देखते हैं। ठीक है, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नए कपड़े। ठीक है। राज, देख, नए कपड़े। इसका मतलब ये ढोल कोई साधारण ढोल नहीं है, एक जादुई ढोल है। तभी रवि और राज को किसी की आने की आहट सुनाई देती है। ये लोग तुरंत ढोल छुपा देते हैं। हीरालाल उन दोनों के कमरे में आता है। बहुत मस्ती हो गया तुम दोनों का, अब कुछ काम भी कर लो। कैसा काम? पूरा अनाथ आश्रम में तुम दोनों पोछा लगाओगे, नहीं तो मार मिलेगी और रात को खाना भी नहीं मिलेगा। ठीक है सर, हम लोग कर देंगे। हीरालाल वहाँ से जाने लगता है और रवि राज आपस में बात करने लगते हैं। राज, हरीलाल का कुछ करो ना, हमेशा हम लोगों से ही काम करवाता है। तुम ही बताओ क्या करना है? हरीलाल को सीढ़ी से गिरवा दो। हाँ, बहुत अच्छा। ढोल बजते ही हीरालाल सीढ़ी से फिसल जाता है और लुढ़कते हुए जमीन पर गिरता है धड़ाम से। उसके मुंह से निकलता है, अरे अरे, मर गया, कोई बचाओ। ये सुन रवि और राज हंसने लगे। हीरालाल को चोट आई हुई थी तो जॉन सारा काम देखने लगा। जॉन रवि और राज के पास जाता है। जब ये दोनों खाना खा रहे होते हैं और जाते ही, ये खाना तुम्हें नहीं मिलेगी, ये खाना आज कुत्ता खाएगा। हमें बहुत भूख लगी थी, मेरा खाना क्यों फेंक दिया? तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मुझे बोलोगे? जॉन वहाँ से जाने लगता है। रवि रोते हुए राज से बोलता है, जॉन कुत्ते जैसा चलकर आए और वो खाना खाए जिसे उसने कुत्ते की थाली में फेंक दिया है। ठीक है। जॉन कुत्ते जैसे चलकर आता है और वो खाना खाने लगता है। फिर सब कोई हंसने लगते हैं।
जॉन को पता चल जाता है कि ढोल में कोई जादू है। वो ढोल के बारे में जाकर हीरा लाल को बताता है और फिर दोनों रवि और राज के पास आकर ये ढोल हमें दे दो। नहीं देंगे, ये हमारा ढोल है। चुपचाप दे दो, नहीं तो बहुत मार मिलेगी। कुछ भी कर लो, हम लोग ये ढोल नहीं देंगे। अच्छा, इतनी हिम्मत, अभी बताता हूँ। हीरा लाल और जॉन ढोल को छीनने की कोशिश करते हैं और तभी ढोल का डंडा बड़ा हो जाता है। फिर हीरा लाल और जॉन को पीटने लगता है। उसके बाद अरे हमें माफ कर दो, अब से हम दोनों ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, कमी नहीं करेंगे, उल्टा हम सारा काम करेंगे, हमें माफ कर दो। ठीक है। उस दिन के बाद से हीरा लाल और जॉन किसी को परेशान नहीं करने लगते, किसी से काम भी नहीं करवाने लगे। रवि और राज जादुई ढोल की मदद से बहुत सारी किताबें मंगवाए और फिर पढ़ाई करने लगे। कुछ सालों के बाद रवि और राज बड़ा आदमी बन गए। उसके बाद उस अनाथ आश्रम को वही दोनों चलाने लगे। दीपा अपनी माँ अनीता के साथ रहती थी। अनीता एक पैर से अपाहिज थी, इसीलिए वह हाथ की मशीन से सिलाई करके घर चलाया करती थी। दीपा गलियों में कबाड़ बीनती थी और घर का खर्च पूरा करती थी। उनके दिन बहुत मुश्किल से बीतते थे। किसी दिन खाने को मिल जाता तो किसी दिन भूखे ही सोना पड़ता। एक दिन दीपा ने अनीता से कहा, माँ, क्या हम जीवन भर इसी तरह से गरीब रहेंगे? क्या हमारे नसीब में कभी अच्छा खाना और अच्छा पहनना नहीं है? हम इस टूटी फूटी झोपड़ी में अपने दिन बिता रहे हैं। क्या हम कभी एक पक्के मकान का चेहरा भी नहीं देख पाएंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं, पर उस भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। अगर वह चाहेगा तो तू देखना, हमारे दिन सुधर जाएंगे, हमारा वक्त जरूर बदलेगा। अनीता कहकर अपने काम में लग जाती है और दीपा बाहर गली में कबाड़ बीनने लगती है। वहाँ जाकर देखती है कि दीवारों पर पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा है डांस कंपटीशन है और जीतने वाले को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। वह जाकर अपनी माँ से बताती है, माँ, शहर में एक कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है जिसमें जीतने वाले को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कैसा कार्यक्रम? माँ, एक डांस कंपटीशन है। एक काम कर, तू इसमें भाग ले ले। अरे माँ, मुझे तो नाचना ही नहीं आता, मैं भला कैसे कार्यक्रम में भाग ले सकती हूँ? कोशिश करने में क्या जाता है बेटा, ईश्वर ने चाहा और तू जीत गई तो 50,000 रुपए आ जाएंगे। माँ, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। तू फिक्र मत कर, मेरे पास कुछ कपड़े बचे हैं, उनको जोड़कर मैं तेरा घाघरा बनाती हूँ, तो उसे पहनकर कार्यक्रम में चले जाना। ठीक है माँ। अनीता उसके लिए कुछ कपड़ों को जोड़कर एक घाघरा बनाती है। उधर दीपा उस कार्यक्रम के स्थल पर जाकर देखती है और वहाँ अपना नाम दर्ज कराती है। वहाँ कुछ अमीर लड़कियाँ भी आई हुई होती हैं और वो उसे चिढ़ाती हैं। क्या यह भी अपना नाम लिखवाएगी डांस कंपटीशन में? अब हमारी यही औकात है कि हम एक कबाड़ बीनने वाली लड़की के साथ कंपटीशन करेंगे। अरे यह कैसे कार्यक्रम में भाग ले सकती है? कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तो अच्छे कपड़ों की जरूरत होती है। क्या यह पहन कर आएगी फटे हुए कपड़े? अरे हाँ, जो ड्रेस पहन कर आएगी वो एक फैशन शो बन जाएगा और उसको देखकर सब हंसेंगे, तब यह डांस कैसे कर पाएगी? दीपा उनकी बातों से बहुत उदास होती है और घर आ जाती है। कुछ समय बाद कार्यक्रम का दिन आता है। दीपा अनीता द्वारा बनाए गए घाघरे को पहनकर जैसे ही जाती है, वही तीनों लड़कियां उसको देखकर उसे चिढ़ाती हैं और कहती हैं, आ गई अपनी फेवरेट ड्रेस पहनकर। मेरा घाघरा बहुत अच्छा है। अरे, इस घाघरे पर तो कुछ लगा हुआ है। दीपा मुड़कर देखती है तो उसका घाघरा पूरा गोंद में चिपका हुआ होता है, जिसकी वजह से वह घाघरा पूरी तरह से खराब हो जाता है। वह रोती हुई एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। वहीं से एक औरत गुजर रही होती है। वह उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास होकर पेड़ के नीचे बैठी क्यों रो रही हो? मुझे डांस कंपटीशन में भाग लेना था और मेरा घाघरा किसी ने खराब कर दिया। अब मैं स्टेज पर नहीं जा सकती, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, हमारा पुश्तैनी घाघरा रखा है, तुम उसको पहन लो। हमारे तो किसी काम का नहीं, हमारे पूर्वजों ने इसको रखा था, शायद तुम्हारे किसी काम आ जाए। औरत उसको घाघरा दे देती है और दीपा उसको पहनकर स्टेज की ओर जाती है।
अरे यह तो फिर आ गई, मैला कुचैला घाघरा पहनकर। यह तो कितने पुराने टाइम का घाघरा है। काश ये घाघरा एकदम नया और चमकदार होता तो कितना अच्छा होता। तभी घाघरा एक नए डिजाइन में बदल जाता है और दीपा उसमें बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है। दीपा जैसे ही स्टेज पर जाती है, उसके पैर अपने आप थिरकने लगते हैं और वह डांस करने लग जाते हैं, जिससे वह प्रथम आती है और प्रथम आने पर 50,000 रुपए का इनाम लेती है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की उसका घाघरा खराब करने के लिए जैसे ही पानी फेंकती है तो दीपा सोचती है कि वह पानी उस पर ना गिरे और वह पानी उसी लड़की पर गिर जाता है और एकदम वैसा ही होता है। वह खुशी खुशी अपने घर आती है और माँ को सारी बातें बताती है। अनीता बहुत खुश होती है और उसको बहुत सारा आशीर्वाद देती है। माँ 50,000 तो मैंने कमा लिए, बस एक बार आपका पैर ठीक हो जाए, मुझे बहुत खुशी होगी। तभी अचानक क्या होता है कि अनीता अपने पैरों पर चलने लगती है। दीपा और अनीता आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी उसको एहसास होता है कि जब से यह घाघरा मिला है कुछ अलग हो रहा है। माँ मुझे ये घाघरा जादुई लग रहा है, क्योंकि मैं इससे जो भी मांगती हूँ पूरा हो जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? आपको विश्वास नहीं है ना माँ? तो चलो मैं एक बार फिर से कोशिश करके देखती हूँ, मेरा यह घर एक पक्के मकान में बदल जाए। और तभी पलक झपकते ही झोपड़ी पक्के मकान में बदल जाती है। तब अनीता और दीपा को विश्वास हो जाता है कि यह घाघरा जादुई है। अब दीपा और अनीता उस घाघरे की सहायता से अपने अच्छे दिन व्यतीत करने लगते हैं और दूसरों की सहायता भी करते हैं। एक दिन अनीता और दीपा बैठे हुए थे कि बाहर से शोर आता है, तो दीपा बाहर जाकर देखती है। दीपा, दीपा, भागो यहाँ से, एक एरोप्लेन क्रैश हो गया है और वो हमारे शहर की ओर ही गिरने वाला है। दीपा उस घाघरे की ओर देखती है और कहती है, घाघरे, अगर तुम सच में जादुई ताकत रखते हो तो इस हवाई जहाज को जमीन पर आने से रोक दो और इसके यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालो। पलक झपकते ही घाघरा एक बड़ी चादर में बदल जाता है और जहाँ वह प्लेन आकर गिरता है उसी जगह पर रुक जाता है। उस चादर से सभी यात्री आराम से जमीन पर आते हैं। कोई भी यात्री गंभीर रूप से घायल नहीं होता है। सभी अपनी जान बचाकर नीचे आ जाते हैं। शहर के सभी लोग उसकी समझदारी की तारीफें करते हैं, पर वहीं दूसरी ओर तीनों लड़कियों को दीपा के जादुई घाघरे के बारे में पता चल जाता है। वह उसे चुराने के लिए एक रात को आती हैं और जैसे ही उस घाघरे से बोलती हैं, जादुई घाघरा मुझे बहुत खूबसूरत बना दो। जादुई घाघरा अपने अंदर से एक काले रंग का धुआं फेंकता है जो उसके चेहरे पर चिपक जाता है। वो बहुत कोशिश करती है पर वह कालिक उसके चेहरे से नहीं निकलती। अरे यह क्या, तुमने मेरी सुंदरता पर काला धब्बा लगा दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तीनों लड़कियां कैंची लेकर उस घाघरे को काटने के लिए दौड़ती हैं। तभी वह घाघरा एक रस्सी का रूप ले लेता है और तीनों लड़कियों को बांध देता है। तीनों लड़कियां बचाओ बचाओ चिल्लाती हैं, तो वहाँ दीपा आ जाती है। तीनों लड़कियां अपनी गलती बताती हैं और दीपा से क्षमा मांगती हैं। जादुई घाघरा, तुम इन तीनों को माफ कर दो। इन्होंने अनजाने में आकर तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश की है। अगर तुम भी इनको हानि पहुंचाओगे तो तुम में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा। जादुई घाघरा अपने असली रूप में आ जाता है और तीनों लड़कियां अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती हैं। अब दीपा और अनीता उस घाघरे की सहायता से सारे शहर की सहायता करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं।